स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये चैप्टर 5 है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसे हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अंश 1 पाठ के आरंभ में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है। कहाँ के? इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है। इस नर्सिंग होम में लेखक अपने किसी जानकार को बीमार होने पर इलाज के लिए लेकर आता है। यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड को देखा। लेखक इन दोनों के रूप सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीय और सेवा भावना से बहुत ही प्रभावित और प्रेरित हुआ। इसके साथ ही लेखक यह व्यक्त करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है। वे मनुष्य के बीच खड़ी कर गई दीवार को ढहा देते हैं। हम मनुष्यों ने अपने बीच हमने देखा पिछले वीडियो में कि मनुष्य ने अपने बीच कैसी कैसी दीवारें खींची हैं, जैसे कि भूगोल की दीवारें हैं, है ना, बॉर्डर्स वगैरह, वो सब हमने कई तरह की दीवारें अपने बीच खींचती है। लेकिन जो सेवाभावी व्यक्ति हैं उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सेवा करना जानते हैं। इस अंश में इन बातों का ऐसा वर्णन किया गया है मानो पाठक के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा हो। मदर टेरेसा का नाम तो हम सब जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली मदर टेरेसा सफ़ेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसी दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर टेरेसा को देखा तो उस समय मदर की आयु लगभग कितनी थी? 45 वर्ष की थी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया है। निम्नलिखित उद्धरण पर ध्यान दीजिए। देह उनकी कोई 45% देखी, वर्ण हिमस्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सधा। ये लेखक ने इस तरह से मदर टेरेसा का आंखों देखा वर्णन किया है कि वो कैसी दिखती थी। ओके, इस वर्णन को पढ़कर मदर का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ की तरह सफ़ेद रंग पर उगते हुए सूरज की किरणें पड़े तो बर्फ का लालिमा युक्त हो जाता है, और ऐसा ही आकर्षक रूप था मदर का। जैसे बर्फ़ के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है और जैसे बर्फ़ चमकने लगता है, वैसा ही रूप था मदर टेरेसा का। मदर नहीं चाहती थी कि रोग, विपत्ति तथा अन्य कष्ट हमारे समाज में बचे रहे। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया था। वे रोगियों की सेवा करने लगी। मदर जब किसी को कुछ कहती तो वह किसी तानाशाह व अधिकार का आदेश न होता, बल्कि सहृदय माँ की ममता उसमें झलकती थी। अगर वो किसी को कुछ कहती तो लोग उसे एज अ ऑर्डर नहीं लेते थे। वो उनको ऐसा ही लगता था कि हमें हमारी माँ बोल रही है, हमें हमारी माँ आदेश दे रही है। सबको ऐसा फील होता था। जैसे कभी आपकी माँ भी आपको डांटती होगी, पर उस डांट में भी उनका स्नेह समाया होता था। अगर वो किसी को कुछ टपट देती या कुछ बोल देती तो लोगों को बुरा नहीं लगता, लोगों को लगता कि माँ ने ही तो डांटा है। ओके, जैसे आप अपनी माँ के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते थे। जैसे ही मदर टेरेसा किसी पीड़ाग्रस्त को छूती या रोगग्रस्त को छूती तो वो रोगी या दर्दी हंसने लगता था। जैसे कि माँ अगर हमें छू लेती है तो हमें एकदम शांति का अनुभव होता है, वैसा ही फील वो लोग करते थे। एक स्थान पर मदर के स्पर्श के प्रभाव का उल्लेख किया गया है, हमने आगे देखा। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता था। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। स्वयं बच्चे को जन्म दिए बिना भी किसी नारी में इतना ममत्व व इतनी करुणा हो सकती है, यह मदर टेरेसा को देखकर पता चलता है। वो खुद माँ नहीं बनी थी, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, फिर भी उनके अंदर इतनी ममता थी। सारा संसार उन्हें माँ कहता था, क्योंकि टेरेसा के लिए सभी उनके बच्चे थे, सभी उनके अपने बच्चे थे। चाहे उन्होंने किसी संतान को जन्म न दिया हो,
पर उनके लिए संतान की कमी न थी। उन्होंने भले ही खुद के पेट से अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन उनके पास संतानों की कमी नहीं थी। और संतान भी कैसी, जिसे माँ की ओर से ज़्यादा ज़रूरत हो। इसी नर्सिंग होम में लेखक ने मानव सेवा को समर्पित और एक महिला को देखा। इसी नर्सिंग होम में मदर टेरेसा के अलावा लेखक ने एक और औरत को देखा। वह भी बहुत आकर्षित थी, ऐसा रूप जैसे कोई देवी हो। जर्मनी में जन्मी क्रिस हेल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों का वर्णन लेखक ने किया है। कौन सा? एक मदर टेरेसा और दूसरी है जर्मनी की क्रिस हेल्ड। मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। क्रिस्ट हेल्ड के व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी ऐसा ही वर्णन लेखक ने किया है जैसे मदर का किया था। जिन शब्दों में यह चित्रण किया गया है उन पर आपका अपने आप ही ध्यान गया होगा। और सेम जैसे लेखक ने मदर टेरेसा का वर्णन किया है कि जैसे बर्फ़ पर सूरज चमकती है, वैसे ही मदर टेरेसा का रूप है, वैसे ही उन्होंने क्रिस हेल्ड का वर्णन किया है। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थे। कौन से? द्वितीय विश्व युद्ध, ये याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन? जर्मनी और फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े भी थे। लेखक को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य होता था कि फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस हेल्ड यहाँ एक साथ एक कर्म, एक ध्येय लिए मानव सेवा में लीन थी। लेखक को किस बात से आश्चर्य हो रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस हेल्ड दोनों एक साथ एक ही जगह पर मानव सेवा का काम कर रही है। उनको ये जानकर आश्चर्य हुआ। लेकिन हम यह जानते हैं कि त्याग, तपस्वी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। जर्मनी में हिटलर ने भी जन्म नहीं लिया। विश्व का भला करने वाला वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, चिकित्सकों आदि ने भी वहाँ जन्म लिया है। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस हेल्ड भी वहीं की थी। सिर्फ क्रिस हेल्ड वो नहीं है जिसने जर्मनी में जन्म लिया है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक, बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने वहाँ जन्म लिया है, फिर भी वे मनुष्य जात के लिए काम करते हैं, मानव सेवा के लिए काम करते हैं। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस हेल्ड भी वही की है, यानी कि जर्मनी की है। इसलिए लेखक क्रिस हेल्ड से कहता है कि तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। तो हिटलर वो क्रिस हेल्ड से क्या कहता है कि तुम्हारा देश यानी कि जर्मनी बहुत महान है, जिसने एक हिटलर को भी जन्म दिया और तुम्हारे जैसी एक सेविका को भी जन्म दिया है। लेखक मदर से थोड़ी चुटकी लेता है। मदर के साथ लेखक की यह बातचीत बहुत रोमांचक है, साथ ही हमें प्रेरणा भी देती है। कभी कभी हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि यदि दो देशों के बीच राजनैतिक संबंध ठीक नहीं है तो उनकी जनता के बीच भी संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें क्या लगता है कि अगर दो देशों के बीच संबंध खराब है तो उनके लोगों के बीच भी संबंध खराब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस हेल्ड एक होकर काम करती थी। मदर के साथ साथ लेखक के इस संवाद को हम पढ़ते हैं कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है। ये क्या कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहे हैं मदर टेरेसा को कि आप इस जर्मन लड़की के साथ इतने प्यार से रहती है। तो मदर टेरेसा जी कहती है कि हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नश्तर घुमाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं? तो लेखक ने क्या कहा कि फ्रांस ने तो हिटलर को पददलित किया है, तो आप ये कैसे भूल गई? नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा
उससे अछूत रहा। मदर टेरेसा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया, मन पर नहीं लिए, यानी कि मन अछूत रहा, उससे अछूत रहा। मदर टेरेसा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया, मन पर नहीं लिए, यानी कि मन अछूत रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी, तो हम दोनों एक हैं। तो लेखक का आंसर मदर टेरेसा ने क्या दिया कि हिटलर बुरा था और उसने जो लड़ाई करवाई उसमें इस लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी, तो हम दोनों तो एक ही हुए। जानते हैं ना कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता है। हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो उससे मदर के देश का तो नुकसान हुआ ही, स्वयं हिटलर के देश की वासिनी क्रिस हेल्ड का भी घर गिर गया था। संकट और दुख एकता स्थापित करता है। मदर इस सच्चाई को जानती है और वे क्रिस हेल्ड के साथ एक होकर दुखियों की सेवा करती है। अब आप सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश व धर्म का है। अगर कोई हमारे देश में, अगर कोई बाहर से आ रहा है, जैसे टूरिस्ट लोग हैं समझ लीजिए, तो अगर वो किसी और देश के हैं तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर वो हमारे दुश्मन देश का भी होगा तो भी हम उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी दीवारें हमने खड़ी कर रखी है जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती। हमने कितनी सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं मनुष्य मनुष्य के बीच ही, हम खुद ने किस तरह की जाति की, धर्म की, भाषा की, रंग की, राइट। तो ये सारी दीवारें हमने मनुष्य मनुष्य के बीच खुद ही खड़ी कर दी है और इससे अब छूट पाना आसान नहीं है। हम केवल मानव है, न कि मराठी, गुजराती या हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय। हम क्या है? सिर्फ मनुष्य है, बाकी सब कुछ नहीं मायने रखता। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होगी, तब सबका कल्याण संभव है। जो ये हमें बांट रही है आपस में, ये दीवारें अगर गिर जाएगी तब भी मनुष्य जाति का कल्याण संभव है। वैसे भी भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। पाठ के दूसरे अंश में क्रिस हेल्ड और मदर टेरेसा की पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा परिचय दिया गया है। फर्स्ट में क्या दिखा हमने? क्रिस हेल्ड और मदर टेरेसा और लेखक के बीच के थोड़ा संवाद दिखा हमने, और इस अंश में मदर टेरेसा की पृष्ठभूमि और क्रिस हेल्ड की पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। घर में इन दोनों को भरपूर स्नेह मिला था, पर ये दोनों अपने अपने परिवार को छोड़कर हजारों मील दूर मनुष्यता की सेवा करने निकल पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि इनको घर में प्रेम नहीं मिला था, इनको अपने घर में बहुत प्रेम मिला, लेकिन ये हजारों मील दूर, अपने घर से दूर मनुष्य जात की सेवा करने के लिए निकल पड़ी थी। इस अंश में यह भी बताया गया है कि दोनों विशेष रूप से मदर कर्तव्य परायणता से सेवा करती है और इससे लेकर वे भावुक कभी नहीं होती। इससे इनकी सेवा का उससे लाभ मिलता है जिसे सबसे अधिक ज़रूरत होती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमें या हमारे माता पिता को रोज़गार की तलाश में अपने परिवार या अपने गांव, शहर या देश से दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुख्यतः आजीविका कमाना हमारा उद्देश्य होता है। अगर हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक मेन कारण होता है कि आजीविका यानी कि नौकरी, पैसों की ज़रूरत, वो हमें अपने परिवार से भी दूर करती है, अपने गांव, शहर या अपने देश से बाहर जाने के लिए मजबूर करती है, राइट। और हमारा जीवन का उद्देश्य होता है कि हम किसी भी तरह नौकरी करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। पर क्रिस हेल्ड का उद्देश्य मानव की सेवा करना था। वो दोनों हजारों मील दूर आई थी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? मानव सेवा करना था। यही है जीवन का महान उद्देश्य। हमें भी स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए
और ऐसा हमें उत्साह से करना चाहिए, जैसे क्रिस्ट किया करती थी। काम में लगी हुई क्रिस्ट कभी ना कभी भावुक हो जाती है। कब? तब जब किसी को देखकर उसे घर की याद आती है, लेकिन वह फ़ौरन संभल कर सेवा में लग जाती है। अगर वो किसी को देखती है, किसी परिवार को देखती है, तो उन्हें भी अपने घर की याद आती है, तो वो खुद को वापस संभाल कर अपने काम में लग जाती है। लेखक ने क्रिस्ट की इस भाव दशा का भी बहुत ही भावपूर्ण उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि क्रिस हेल्ड की आंखें नरम हो आई, पर ज़रा भी नम नहीं हुई। अर्थात घर की याद आने पर वो थोड़ा भावुक बना दिया उसको। घर की याद जब आई तो क्रिस हेल्डन ने खुद को भावुक बना दिया। वो भावुक हो गई, लेकिन उनकी आंखों में से पानी नहीं बहा। जर्मनी में जन्म लेने के कारण वे जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के कारण, अंग्रेजी और भारत में रहने के कारण हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल लेती थी। वो जर्मनी की थी तो स्वाभाविक है कि वो जर्मनी और इंग्लिश तो जानती ही होंगी, लेकिन जब भारत में आई तो वो थोड़ी बहुत हिंदी भी बोलती थी। कोई भाषा उनके काम में बाधा नहीं बनती थी। हर किसी की आवश्यकता को समझते हुए उनका अच्छी तरह ध्यान रखती थी। यह तो हुई बात क्रिस्ट हेल्ड की। अब थोड़ा मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं। वे भी तो फ्रांस में रहने वाले अपने परिवार को छोड़कर भारत में रहने लगी थी, लेकिन उनसे पूछा कि वे अपने घर वापस क्यों नहीं गई। लेखक ने क्या पूछा कि आप अपने घर वापस क्यों नहीं गई? किसको पूछा? मदर टेरेसा को। तो उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद एक बार गई थी। उनकी माँ उन्हें पहचान ही नहीं पाई। बात यह थी कि मदर का वेशभूषा व सेवा कर्म में उन्हें इतना बदल दिया था। और मदर ने भी यह बताया कि घर से बहुत पत्र आते थे और उनके जवाब में वे यहाँ की कुछ तस्वीरें यानी कि फ़ोटो भेज देती थी। सोचिए वे ऐसा क्यों करती होंगी। उनके घर से उनकी माँ के बहुत पत्र आते थे, तो वो क्या करती थी, वो जहाँ काम कर रही है वहाँ की कुछ तस्वीरें वहाँ अपनी माँ के पास वो भेज दिया करती थी। शायद वे बिना कुछ लिखे बहुत कुछ दिखला देना चाहती थी। ऐसा माना भी जाता है कि चित्र बात और अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ किए गए काम को दिखाकर वे अपने परिवार को अपनी कुशलता की सूचना पहुँचा दिया करती थी। यहाँ के लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक थी। चित्रों को देखकर परिवार गर्व करता होगा। वो जो यहाँ से वो चित्र भेजती थी, उन्हें देखकर यानी कि वो जो यहाँ से फ़ोटोज़